इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि जेंडर के संबंध में समाज में कई रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को समाप्त करने के लिए कोर्ट ने गाइडलाइंस है ना, कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। फाइटिंग स्टीरियोटाइप्स। फाइटिंग, लड़ना, किसके खिलाफ लड़ना? स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है कि कोई भी सामाजिक समूह, कोई व्यक्ति हो सकता है, पर्टिकुलर समूह हो सकता है, उसके बारे में जो पारंपरिक धारणा होती है लोगों के बारे में, उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। कुल मिला के इसका मतलब हो गया कि भाई अ सेट ऑफ आइडिया दैट पीपल हैव अबाउट समवन और समथिंग। कि भाई कोई भी हो सकता है, आपने स्टीरियोटाइप सेट कर लिया कि जैसे महिलाएं हैं, उन्हें सिर्फ परंपरागत कपड़े पहनने चाहिए। महिलाएं हैं, उन्हें जो है ड्रिंक नहीं करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए। ये इस तरह की जो धारणा है, या फिर आपने एक धारणा सेट कर ली कि जो महिला ड्रिंक करती है या स्मोक करती है वो कैरेक्टरलेस होती है। तो इस तरह की ये जो धारणाएं हैं, इनको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। तो स्टीरियोटाइप किसी के भी प्रति हो सकता है, एक जाति के प्रति, समाज के प्रति, जेंडर के प्रति। फाइटिंग स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स से लड़ना। कोर्ट गाइडलाइंस ऑन जेंडर टाइप कास्टिंग। टाइप कास्ट, टाइप कास्ट का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई अभिनेता है, उसे बार बार एक ही तरह का रोल दिया जा रहा है, इसका मतलब है आपने उसे टाइप कास्ट कर दिया। टाइप कास्ट का दूसरा मतलब होता है स्टीरियोटाइप कर देना। मतलब एक जो धारणा है वो सेट कर दिया आपने उसके प्रति कि भाई ये तो ऐसा ही है, तो उसको बोलते हैं हम स्टीरियोटाइप कर देना या टाइप कास्ट कर देना। ऑन जेंडर टाइप कास्टिंग कैन बी अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। कैटलिस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जो एनकरेज करती है किसी दूसरी चीज़ को, प्रोमोट करती है फॉर चेंज। तो कुल मिला के टाइप कास्टिंग से लड़ने के लिए, स्टीरियोटाइप्स से लड़ने के लिए कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, ये गाइडलाइंस जो है, ये दिशा निर्देश जो हैं, वो बदलाव के लिए एक कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। यानी कि बदलाव लाने में ये जेंडर को लेकर, यानी कि जेंडर को लेकर जो भेदभाव किया जाता है, महिला, पुरुष या फिर थर्ड जेंडर, तो जेंडर को लेकर ये जो भेदभाव है, इसमें परिवर्तन लाने के लिए कोर्ट की गाइडलाइंस कैटलिस्ट के रूप में काम कर सकती है। इन द क्वेस्ट फॉर। क्वेस्ट का मतलब होता है कि भाई आप किस चीज़ को खोज रहे हो, क्या आप पाना चाहते हो। क्वेस्ट फॉर इक्वल राइट्स फॉर ऑल। कि ये जो हमारी खोज है कि हम क्या पाना चाहते हैं, सभी के लिए समान अधिकार, इक्वल राइट्स फॉर ऑल। तो इस गोल को अचीव करने के लिए कि सभी को इक्वल राइट्स उपलब्ध हो सकें, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, हैज़ टेकन एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। इस सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो है उठाया है, बाय रिलीजिंग गाइडलाइंस, गाइडलाइंस को जारी करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम कदम उठाया है, बाय रिलीजिंग गाइडलाइंस है ना, दिशा निर्देश जारी करते हुए। टू, ये दिशा निर्देश जारी क्यों किए गए हैं? टू टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब होता है मुकाबला करना हार्मफुल जेंडर स्टीरियोटाइप्स। कि जो नुकसानदायक जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए, उनसे फाइट करने के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई है। ऐसे स्टीरियोटाइप्स दैट परपेचुएट इनइक्वलिटीज़। देखो, परपेचुएट का मतलब होता है कि जैसे मान लो हम जब बोलते हैं ना समवन और समथिंग परपेचुएट्स अ सिचुएशन, इसका मतलब है कि वो चीज़ कारण है किसी चीज़ के लगातार बने रहने का, उसको हम बोलते हैं परपेचुएट। परपेचुएट का मतलब होता है कि भाई वो चीज़ लगातार बनी हुई है इसके कारण। तो ऐसे स्टीरियोटाइप्स जो कि लगातार क्या कर रहे हैं,
इन इक्वलिटीज़ को, असमानता को बनाए हुए हैं, यानी कि जिन स्टीरियोटाइप्स के कारण लगातार समाज में असमानताएं बनी हुई हैं, इस तरह के हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स से मुकाबला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की है। लेइंग डाउन, ले डाउन का मतलब है एक तरह से निर्धारित करना। अ सेट ऑफ डूस एंड डोंट्स। देखो, डूस एंड डोंट, डूस का मतलब हो गया कि आपको करना है, डोंट का मतलब है कि आपको नहीं करना है। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट दिशा निर्देश दिए हैं, गाइडलाइंस जारी की है। तो ये निर्धारित करते हुए कुछ सेट बना दिए हैं, कुछ नियम बना दिए हैं कि भाई क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है जेंडर इनइक्वलिटीज़ के संबंध में। फॉर जुडिशियल डिसीजन मेकिंग एंड राइटिंग। अब देखो कि ये जो न्यायिक डिसीजन लिए जाते हैं ना, जुडिशियल डिसीजन मेकिंग एंड राइटिंग है ना, कि भाई जैसे जो भी न्यायिक डिसीजन लिए जाते हैं, तो जब भी कोई फैसला होता है तो उस फैसले के संबंध में कुछ लिखा भी जाता है। तो डिसीजन मेकिंग के दौरान या राइटिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या आप लिखोगे और क्या आप नहीं लिखोगे। जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो जिला स्तरीय न्यायालय होते हैं, तो उनको बताया गया है, गाइडलाइंस दिए गए हैं कि भाई इस तरह के वर्ड्स आपको यूज करने हैं, इस तरह के वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं। तो कुल मिला के एक पूरी की पूरी हैंडबुक जारी की गई है ऑन कॉम्बैटिंग। कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट करना। जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी कि जेंडर को लेके जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं उनसे मुकाबला करने के लिए पूरी की पूरी एक हैंडबुक जारी की गई है। तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेइंग डाउन अ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स, कि क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में एक सेट ऑफ रूल्स जो है उनको निर्धारित करते हुए हेल्प्स जजेस आइडेंटिफाई लैंग्वेज। अब ये जो हैंडबुक जारी की गई ना, ये हैंडबुक जो है एक तरह से जो भी जज हैं उनकी मदद करेगी इस बात को आइडेंटिफाई करने में, इस बात को पहचानने में, लैंग्वेज दैट प्रोमोट्स आर्केइक एंड इनकरेक्ट आइडियाज़। यानी कि वो लैंग्वेज, आर्केइक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन्ड, बहुत ही प्राचीन, पुरातन, एंड इनकरेक्ट आइडियाज़, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो इनकरेक्ट आइडियाज़ को और प्राचीन रूढ़िबद्ध बातों को प्रमोट करती है, उसे जजेस जो हैं बिल्कुल क्लियर कट तरीके से पहचान सकें। और ख़ास करके महिलाओं के बारे में, अबाउट वीमेन इन पर्टिकुलर। एंड ऑफर, ऑफर का मतलब है प्रदान करना। ऑल्टरनेटिव वर्ड, ऑल्टरनेटिव वर्ड्स का मतलब हो गया वैकल्पिक शब्द। एंड फ्रेजेस, फ्रेज का मतलब भी यही होता है ना, कुछ आपने दो तीन शब्द आपने जोड़ के एक फ्रेज बना दी पूरी की पूरी। तो ये जो हैंडबुक जारी की गई है, ये हैंडबुक जो है जजेस को हेल्प करेगी इस बात को पहचानने में कि कुछ वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटाइप हैं, उनकी जगह वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग किया जा सके। जैसे इंस्टीड ऑफ अफेयर। अब देखो अभी क्या है, जो न्यायिक भाषा है वहाँ भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, अफेयर। अफेयर बोलते हैं ना कि भाई इसका तो उससे अफेयर चल रहा है, तो अफेयर की जगह इट विल बी डी रिगर टू से अ रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज। अब देखो यहाँ पे ये जो शब्द आया ना डी रिगर, ये क्या है, एक फॉरेन लैंग्वेज का शब्द है, शायद ये फ्रेंच वर्ड है। डी रिगर का मतलब होता है प्रॉपर। तो अफेयर की जगह ये कहना ज़्यादा प्रॉपर होगा टू से अ रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज, कि भाई रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज, कि मैरिज के बाहर किसी अन्य व्यक्ति से आपके संबंध हैं, इसे कहा जाएगा रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज। तो ये बात भी हैंडबुक में इस तरह की उदाहरण के तौर पे बताया गया है कि इस तरह की बातें हैंडबुक में बताई गई हैं कि अफेयर की बजाय क्या लिखा जाए, रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज। सिमिलरली इसी तरह से फॉर एडल्ट्रेस द प्रेफर्ड यूजेज इज अ वुमन हु हैज। अब देखो एडल्ट्रेस, एडल्ट्रेस का मतलब होता है हिंदी में व्यभिचारिणी। एडल्ट्रेस का मतलब होता है परगामिनी। इसका मतलब होता है कि कोई
मैरिड वुमन जो कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ, अपने पति के अलावा, है ना, अन्य व्यक्ति के साथ भी जो है सेक्स करती है ना, उसके लिए ज़्यादातर इस शब्द का यूज़ किया जाता है अडल्ट्रेस। और ये जो शब्द है एक तरह से क्या है, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल है। फॉर एडल्ट्रेस द प्रेफर्ड यूजेज इज, अब क्या कहा गया है कि भाई एडल्ट्रेस की बजाय प्रेफर्ड का मतलब है आपको इस शब्द को प्रेफरेंस देना है, वरीयता देनी है। तो क्या कहा गया है, एडल्ट्रेस की जगह कौन सा शब्द जो है प्रयोग किया जाए, वुमन हु हैज़ एंगेज्ड इन, एंगेज का मतलब है शामिल होना, सेक्सुअल रिलेशंस आउटसाइड ऑफ मैरिज, यानी कि एक ऐसी महिला जो कि मैरिज के बाहर सेक्सुअल रिलेशन में इन्वॉल्व थी, शामिल थी, ये शब्द जो है लिखा जाएगा। अब ये जो बात है ना पूरी की पूरी, इसको हम बोलेंगे फ्रेज। देखो कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हो गए ना, यहाँ पे एक शब्द नहीं है, कुछ शब्दों का यूज कर लिया हमने। तो एडल्ट्रेस की जगह इस फ्रेज का उपयोग किया जाएगा, वुमन हु हैज़ एंगेज्ड इन सेक्सुअल रिलेशंस आउटसाइड ऑफ मैरिज। अ होस्ट ऑफ, अब देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, अ होस्ट ऑफ, इसका मतलब है एक अच्छी खासी संख्या, है ना, एक अच्छी खासी मात्रा। डिरोगेटरी का मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल, अपमानजनक। एंड सीमिंगली, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। माइल्ड एडजेक्टिव्स हैव बीन ड्रॉप्ड, अब देखो और भी कई सारे अपमानजनक और माइल्ड एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण। अब देखो ये क्या है, एडल्ट्रेस आप किसी को कहते हो तो इसका मतलब है ये क्या है, एक तरह का विशेषण है जो आप किसी महिला के लिए इस्तेमाल करते हो। तो इस तरह के कुछ और भी ज़्यादा माइल्ड एडजेक्टिव्स हैं, अपमानजनक शब्द हैं, हैव बीन ड्रॉप्ड, उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया है। हैव बीन ड्रॉप्ड टू, उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया है, यानी कि उनका यूज भी अब नहीं किया जाएगा। वाइल रेफरिंग टू विमेन, कि महिलाओं को जब आप रेफ़र कर रहे हो, महिलाओं को आप संबोधित कर रहे हो, तो उनके लिए इस तरह के ये जो एडजेक्टिव्स हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, खास करके जो अपमानजनक एडजेक्टिव्स हैं। उदाहरण के तौर पे, इट इज़ नो लॉन्गर चेस्ट वुमन। अब देखो चेस्ट का मतलब क्या होता है, कोई पवित्र महिला। देखो जब हम बात करते हैं ना चेस्ट वुमन की, तो चेस्ट वुमन का मतलब होता है, हम ये कहना चाहते हैं कि ये महिला अन्य किसी के साथ सेक्स नहीं करती, अपने हस्बैंड या वाइफ के अलावा किसी के साथ सेक्स नहीं करती, तो उसको हम जो है चेस्ट बोलते हैं ना, एकदम बहुत ही पवित्र महिला है। तो ये जो एडजेक्टिव्स है इनको भी ड्रॉप कर दिया गया है। ड्यूटीफुल वाइफ का मतलब हो गया, एक तरह से बोलते हैं ना कि भाई ये वाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा ड्यूटीफुल है, अपने पति के प्रति पूरे कर्तव्य निभाती है। या फिर कई बार हम वाइफ को हाउस वाइफ बोलते हैं कि भाई ये प्रॉपर हाउस वाइफ है। तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनको भी हटा दिया गया है। कहा गया है कि भाई प्लेन शब्द यूज़ किया जा सकता है, वुमन बोल दो आप, चेस्ट वुमन कहने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूटीफुल वाइफ की बजाय आप सिर्फ वाइफ बोल दो। एंड होम मेकर, हाउस वाइफ की जगह आप होम मेकर बोल दो सीधा। तो देखो ये जो वर्ड्स हैं, जैसे चेस्ट वुमन है, ड्यूटीफुल वाइफ है, हाउस वाइफ है, ये इतने ज़्यादा डिरोगेटरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये माइल्ड शब्द हैं जो एक तरह से डिसरेस्पेक्टफुल कैटेगरी में ही आते हैं। तो कुल मिला के आप सिंपल उनको वुमन, वाइफ या होम मेकर कह सकते हो। विल डू, यानी कि इतना कहने से चल जाएगा, विल डू बोलते हैं ना, जैसे आप बोलते हो कि नहीं 5 रुपये से काम चल जाएगा, तो 5 रुपीज़ विल डू, यानी कि 5 रुपये में काम हो जाएगा। मैन हैव नॉट बीन फॉरगॉटन आइदर, अब देखो स्टीरियोटाइप्स की बात हो रही है, तो ज़्यादातर महिलाओं के प्रति ही हमें देखने को मिलती है रूढ़िबद्ध धारणाएं, लेकिन कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी की है तो उसमें आदमियों के लिए भी, है ना, पुरुषों के लिए भी जो है कुछ गाइडलाइंस सेट किए गए हैं। मेंस हैव नॉट बीन फॉरगॉटन आइदर, कि ऐसा नहीं है कि ये जो गाइडलाइंस है उसमें सिर्फ महिलाओं की बात की गई है और आदमियों को भुला दिया गया है, नहीं, व्यक्तियों को भी नहीं भुलाया गया। मैन हैव नॉट बीन फॉरगॉटन आइदर, यानी कि जो पुरुष हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। विथ द कोर्ट स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना, जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है उस शब्द को आपने स्ट्राइक कर दिया, यानी कि उसे हटा दिया। स्ट्राइकिंग डाउन वर्ड्स सच एज इफेमिनेट, देखो इफेमिनेट का मतलब होता है स्त्रैण। इफेमिनेट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है
और आप कहते हो कि ये इफेमिनेट है, इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हो कि ये व्यक्ति जो है महिलाओं की तरह व्यवहार करता है, या फिर ये व्यक्ति महिलाओं के जैसा दिखता है। तो इस तरह के शब्द पुरुषों के लिए भी इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, जैसे कि इफेमिनेट। अब इन शब्द को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। कौन से वर्ड? जैसे कि इफेमिनेट। तो इफेमिनेट का मतलब मैंने आपको बताया स्त्रैण, स्त्री जैसा। तो कोई व्यक्ति है उसको आप इफेमिनेट नहीं कह सकते यदि आपको वो स्त्री जैसा लगता है या फिर वो स्त्री जैसा बिहेव करता है। व्हेन यूज्ड पेजोरेटिवली। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पेजोरेटिव। पेजोरेटिव का मतलब होता है अपमानजनक। पेजोरेटिव का मतलब होता है एक तरह से डिसरेस्पेक्टफुल, डिरोगेटरी, है ना। तो कई बार क्या होता है कि कुछ पुरुषों के लिए इस तरह का शब्द यूज किया जाता है इफेमिनेट, और ये जो शब्द यूज किया जाता है ना, ये थोड़ा सा डिसरेस्पेक्टफुल वे में किया जाता है। तो इस तरह के शब्द आप प्रयोग नहीं कर सकते। एंड फैगट। अब ये जो शब्द लिखा हुआ है ना फैगट, ये जो शब्द है ये बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक शब्द है। और जो स्लैंग भाषा होती है, स्लैंग भाषा का मतलब होता है ये जो आम बोलचाल की भाषा होती है ना, उसमें किसी व्यक्ति को जब आप बोलते हो फैगट, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फैगट का मतलब कि वो व्यक्ति या तो, देखो ये प्रॉपर वर्ड है ना, फैगट का मतलब है कोई गे व्यक्ति है, कोई जो होमोसेक्सुअल व्यक्ति है। लेकिन ये जो फैगट है ना, होमोसेक्सुअल क्या है, एक प्रॉपर वर्ड है। होमोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल का मतलब हुआ कि आपके सेक्सुअल रिलेशन सेम सेक्स के साथ हैं। बाई, देखो ये जो बाई शब्द है इसका मतलब होता है टू। बाईसेक्सुअल का मतलब है कि आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन दोहरा है, यानी कि कोई व्यक्ति जो उदाहरण के तौर पे पुरुष और स्त्री दोनों के प्रति सेक्सुअली आकर्षित है, तो उसको आप क्या कहोगे कि इसका ओरिएंटेशन जो है वो बाईसेक्सुअल है। विथ द डायरेक्टिव। तो इस तरह के निर्देश देते हुए ये शब्द जो है इनको भी हटाया गया है कि आप किसी को फैगट नहीं कह सकते, उसे इफेमिनेट नहीं कह सकते। इसकी बजाय आप किस शब्द का प्रयोग कर सकते हो? एक्यूरेटली डिस्क्राइब द इंडिविजुअल्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कि विथ द डायरेक्टिव। कुल मिला के ये निर्देश देते हुए कि भाई जो एकदम एक्यूरेट, जो सटीक शब्द हैं जो किसी व्यक्ति के सेक्सुअल ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करते हैं, वो कौन से शब्द हैं? आप उन्हें होमोसेक्सुअल कह सकते हो या बाइसेक्सुअल। खास करके जब जजेस अपने जजमेंट लिखते हैं तब। पॉइंटिंग आउट, इस बात को पॉइंट आउट करते हुए, देखो पॉइंट आउट का मतलब है इस बात को बिल्कुल स्ट्रेस करते हुए, जोर देते हुए, दैट स्टीरियोटाइप्स, कि ये जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। अब देखो स्टीरियोटाइप क्या होता है, इसकी परिभाषा यहाँ पे बताई गई है, इसको पढ़ लेते हैं। अ सेट आइडिया दैट पीपल हैव, कि कोई भी एक फिक्स आइडिया दैट पीपल हैव, जो कि लोगों के मन में होता है, किसके बारे में? व्हाट समवन और समथिंग इज लाइक, कि कोई भी समथिंग हो सकता है, समवन हो सकता है, उसको कैसा होना चाहिए। जैसे मान लो आपके दिमाग में एक इमेज फिक्स है महिला की, कि महिला जो है उसे सर ढक के रहना चाहिए, पूरे कपड़े पहनना चाहिए, उसे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, उसे जो है पढ़ना नहीं चाहिए, उसे जो है डांस नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये है स्टीरियोटाइप आपने सेट कर रखे हैं अपने दिमाग में। तो स्पेशली एन आइडिया दैट इज रॉन्ग, कि कोई भी विचार जो कि एक तरह से गलत है लेकिन फिर भी आपने उस विचार को मान रखा है, उसको आपने अपने दिमाग में सेट कर रखा है, इसे हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं लीड्स टू एक्सक्लूजन, पॉइंटिंग आउट दैट स्टीरियोटाइप्स लीड्स, लीड का मतलब है कारण बनना, एक्सक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब है समावेश, इंक्लूजन का मतलब है आपने इंक्लूड कर लिया सबको। एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि इंक्लूजन का उल्टा है ये, कि किसी को आपने बाहर छोड़ दिया है ना, उसको आपने एकदम अलग कर दिया समाज से। एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव। तो कुल मिला के ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये एक्सक्लूजन और भेदभाव का कारण बनते हैं। इट आइडेंटिफाइज कॉमन प्रेजम्पशन अबाउट द वे सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब देखो पॉइंटिंग आउट दैट ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, अब देखो कोर्ट ने इस बात को भी जो है आइडेंटिफाई किया है। इट आइडेंटिफाइज कॉमन प्रेजम्पशन,
कॉमन प्रिजम्पशन का मतलब हो गया एक तरह से मान लेना किसी चीज़ को, आपने माना हुआ है कुछ। अबाउट द वे सेक्सुअल हैरेसमेंट, असॉल्ट, रेप एंड अदर वायलेंट क्राइम्स आर व्यूड स्क्यूड अगेंस्ट वीमेन। देखो, स्क्यू का मतलब होता है एस के, इसका मतलब है नॉट एक्यूरेट, नॉट एग्जैक्ट। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि ये जो आम धारणाएं हैं, है ना, आम लोग जो अपने मन में मान लेते हैं, और जब वो क्या है स्टीरियोटाइप को सेट कर लेते हैं, एक विचार वो अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो उस विचार को सेट करके उसी को आधार बना के जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस होते हैं, यानी कि सेक्सुअल प्रताड़ना के केस होते हैं, असॉल्ट का मतलब है हमला, किसी पर सेक्सुअल हमला होता है, रेप होता है, या फिर अन्य हिंसक अपराध जो होते हैं, उन हिंसक अपराधों को, इस तरह के रेप को, सेक्सुअल हरेसमेंट को स्टीरियोटाइप के आधार पे ही वे लोग देखते हैं। आर व्यूड स्क्यूड अगेंस्ट वीमेन, है ना। और ये जो इस तरह से देखना है कि किसी स्टीरियोटाइप को आधार बना के आप किसी के प्रति होने वाले जो हिंसक क्राइम हैं उन्हें आप देखते हो, तो ये क्या है, एक्यूरेट नहीं है। ध्यान रखना, स्क्यूड का मतलब है नॉट एक्यूरेट या नॉट एग्जैक्ट। वन ऑफ द स्टीरियोटाइप्स द कॉर्ट शटर्स। अब देखो, कई स्टीरियोटाइप्स हैं। शटर का मतलब है गिरा देना, ध्वस्त कर देना। अब देखो, महिलाओं के संबंध में कई स्टीरियोटाइप्स हैं जिनको कोर्ट ने ख़त्म करने का प्रयास किया है। उनमें से एक प्रमुख जो स्टीरियोटाइप्स है जिसे कोर्ट ने गिरा दिया है वो क्या है कि विमेन हु डू नॉट वेयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स। ट्रेडिशनल क्लोथ्स का मतलब हो गया पारंपरिक कपड़े। अब देखो, आपने देखा होगा समाज में ये बहुत ही कॉमन धारणा है कि लोग बाग ये मान के चलते हैं कि महिलाओं को कैसे कपड़े पहनना चाहिए। अब मान लो उस महिला के साथ कुछ गलत हो जाता है, जैसे उसे रेप का सामना करना पड़ जाए या फिर उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ जाए, तो फिर लोग बाग ये कह देते हैं कि भाई इस महिला की ही गलती है क्योंकि ये ट्रेडिशनल क्लॉथ नहीं पहनती। तो एक जो स्टीरियोटाइप्स जिसे कोर्ट ने गिराया है वो ये है कि ऐसी महिलाएं जो कि पारंपरिक कपड़े नहीं पहनती और धूम्रपान करती हैं या फिर शराब पीती हैं, आर आस्किंग फॉर ट्रबल। आस्क फॉर का मतलब है मांगना, एक तरीके से ट्रबल। अब देखो, समाज में ये एक स्टीरियोटाइप है कि लोग बाग ये मान के चलते हैं कि जो महिला ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहनती, शराब पीती है, स्मोक करती है, इसका मतलब है वो खुद परेशानी मांग रही है, यानी कि वो खुद जो है परेशानी लेना चाहती है। तो ये एक स्टीरियोटाइप है। एक तो इस स्टीरियोटाइप को कोर्ट ने गिराया है। एंड ड्राइव होम। ड्राइव होम का मतलब होता है किसी पॉइंट पे जोर देना। ड्राइव होम का मतलब होता है मेक समवन रियलाइज, यानी कि इस बात को रियलाइज़ करना। तो कोर्ट ने इस बात को महसूस करवाया है, इस बात पर जोर दिया है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, कि देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सहमति। खास करके मान लो जो सेक्सुअल रिलेशंस हैं उसमें सहमति, है ना, ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इस बात को कोर्ट ने जो है महसूस करवाया है इन गाइडलाइंस के माध्यम से। इट ऑल्सो फर्मली असर्ट। असर्ट का मतलब होता है किसी बात को बहुत ही मजबूती से कहना। फर्मली का मतलब होता है मजबूती से, और असर्ट का मतलब है बहुत ही स्ट्रांगली आप जो है किसी चीज़ को फेवर करते हो। तो बहुत ही मजबूती से कोर्ट ने ये पक्ष रखा है कि विमेन हु आर सेक्सुअली असॉल्टेड। असॉल्ट का मतलब मैंने बताया हमला, कि महिलाएं हु आर सेक्सुअली असॉल्टेड, जिन पर सेक्सुअल अटैक किया जाता है, मे नॉट बी एबल टू इमीडिएटली रिपोर्ट द ट्रॉमेटिक। देखो, ट्रॉमा का मतलब होता है सदमा, इंसिडेंट का मतलब हो गया घटना, कि किसी महिला के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है, यानी कि उसको जो है सेक्सुअली प्रताड़ित किया जाता है, या फिर रेप जैसा गंभीर अपराध उस महिला के साथ होता है। तो देखो, कोर्ट ने इस बात को बहुत ही मजबूती से कहा है कि महिलाएं जिनके साथ सेक्स से संबंधित अपराध होते हैं, शायद हो सकता है कि महिला उस अपराध को इमीडिएटली
रिपोर्ट न करवा पाए, क्योंकि इस तरह के जो अपराध होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक होते हैं। इन अपराधों के चलते महिला जो है वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ जाती है। कोर्ट्स शुड टेक सोशल रियलिटीज़ एंड अदर चैलेंजेस फेसिंग वीमेन सीरियसली, इट सेज। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भारत में जो विभिन्न कोर्ट्स हैं उन्हें सामाजिक जो हकीकत है और समाज में महिलाओं को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, चैलेंजेस फेसिंग वीमेन, यानी कि महिलाएं जिन चुनौतियों का सामना कर रही हैं, और जो समाज में जो वास्तविक रियलिटी है, जो समाज की हकीकत है, इसको भी कोर्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि बहुत ही गंभीर इट से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भाई महिलाओं को जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और वास्तव में जो हमारे समाज की रियलिटी है, इसका भी ध्यान विभिन्न कोर्ट्स को रखना चाहिए। इट इज़ रॉन्ग द कोर्ट्स ऐड, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी ऐड किया कि ये गलत है। क्या गलत है? टू अज्यूम, ये मान लेना, विमेन आर ओवरली इमोशनल। अब देखो, ये भी एक स्टीरियोटाइप है, ये भी एक टाइप कास्ट कर देना है। ज़्यादातर आपने सुना होगा कि महिलाएं भावुक होती हैं, इमोशनल होती हैं, इलॉजिकल होती हैं, यानी कि वे ठीक तरह से तर्कपूर्ण बातें नहीं करती, एंड कैन नॉट टेक डिसीजंस, और महिलाएं जो है वो डिसीजन नहीं ले सकती। तो कोर्ट ने इस बात को भी ऐड किया है कि ये मान लेना कि महिलाएं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होती हैं, इलॉजिकल होती हैं और वे डिसीजन नहीं ले सकती, ऐसा मान लेना भी गलत है। इट इज़ ऑल्सो अ स्टीरियोटिपिकल प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन का मतलब है आपने पहले से ही मान लिया, दैट ऑल वीमेन वांट टू हैव चिल्ड्रन। अब देखो, ये भी एक स्टीरियोटाइप है, ये भी एक रूढ़िवादी धारणा है कि आप ये मान लो कि सभी महिलाएं बच्चे चाहती हैं। सेज द हैंडबुक, ऐसा हैंडबुक में कहा गया है कि भाई ये भी एक तरह का स्टीरियोटाइप है कि आप इस धारणा को जो है मान लो पहले से ही कि प्रत्येक महिला बच्चे चाहती है। एंड पॉइंट्स आउट, और ये संकेत दिया है कोर्ट ने, है ना, इस बात को जो इस बात का उल्लेख किया है, डिसाइडिंग टू बिकम अ पेरेंट इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस। ये डिसाइड करना कि कोई व्यक्ति पेरेंट बने या न बने, यानी कि माता या पिता बनने का डिसीजन लेना एक इंडिविजुअल चॉइस है, एक व्यक्तिगत चुनाव है। दीज पॉसिबिलिटीज़ टू बी एबल टू चूज़ वाट टू डू इन लाइफ। अब देखो, इस तरह की जो संभावनाएं हैं, टू बी एबल, कि आप इस एबल हो सको, यानी कि आप इस योग्य हो सको कि आप ये चूज़ कर सको कि आपको जीवन में क्या करना है ना। भाई ठीक है, आपने कह तो दिया कि भाई जो ये इंडिविजुअल चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, है ना, वो आप करो, लेकिन ये जो इस तरह की संभावनाएं हैं, दीज पॉसिबिलिटीज़, ये जो संभावनाएं हैं, आर स्टिल फ्रस्ट्रेटिंगली आउट ऑफ रीच फॉर मोस्ट ऑफ इंडियाज़ वीमेन। आज की हकीकत ये है कि ज़्यादातर जो भारतीय महिलाएं हैं उनकी पहुंच से बाहर है इस तरह की पॉसिबिलिटीज़। फ्रस्ट्रेटिंगली, देखो कोई भी चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट करती है, इसका मतलब है आप बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज महसूस करते हो, हतोत्साहित महसूस करते हो। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है हताश, है ना। तो कुल मिला के कह तो दिया आपने कि भाई ये इंडिविजुअल चॉइस है महिला की कि वो पेरेंट बनना चाहती है या नहीं बनना चाहती है, लेकिन इस तरह की जो संभावनाएं हैं कि कोई व्यक्ति है वो ये चूज़ कर सके कि उसे जीवन में क्या करना है, तो इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं खासकर भारत में महिलाओं के लिए अभी भी बहुत दूर हैं, है ना। यानी कि इस पॉसिबिलिटी के प्रति महिलाओं को हताशा ही हाथ लगती है। इन अ लार्जली पैट्रियार्कल सोसाइटी। अब देखो, पैट्रियार्कल का मतलब होता है पितृ प्रधान, पितृसत्तात्मक, पुरुष प्रधान सोसाइटी, गर्ल्स। अब देखो, हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, और इस पुरुष प्रधान समाज में गर्ल्स आर ऑफन फोर्स्ड टू पिक मैरिज एज अ वे आउट। देखो, वे आउट, वे का मतलब हो गया रास्ता, आउट का मतलब हो गया बाहर निकलना, वे आउट का मतलब हो गया बाहर निकलने का रास्ता। टू अवॉइड सोशल स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, स्टिग्मा का मतलब होता है धब्बा। अब देखो, हमारे समाज में अगर कोई महिला है वो शादी नहीं कर रही है या उसकी शादी नहीं हो रही है तो इसे एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है।
तो कुल मिला के इस पितृ प्रधान समाज में, इस पुरुष प्रधान समाज में जो लड़कियां हैं उन्हें मजबूर किया जाता है, उन्हें फोर्स किया जाता है कि वे शादी को पिक कर लें, यानी कि शादी का चुनाव कर लें। क्यों? क्योंकि शादी का चुनाव करने से वे सामाजिक कलंक से बाहर निकल सकती हैं। अन्यथा जैसे जो कोई अनमैरिड लड़की है या महिला है तो उसको जो है कई तरह के सामाजिक ताने सुनने पड़ते हैं। तो देखो ये बात यहाँ पे कही गई है कि ये पुरुष प्रधान समाज के कारण महिलाओं को शादी करने का चुनाव करना पड़ता है ताकि वे सोशल स्टिग्मा से बच सकें। अब देखो महिलाओं को यानी कि शादी के लिए फोर्स किया जाता है, लेकिन उन्हें एजुकेशन के लिए फोर्स नहीं किया जाता, उन्हें करियर के लिए फोर्स नहीं किया जाता। अब देखो होना तो ये चाहिए ना कि सबसे पहले हमें महिला की एजुकेशन पे ध्यान दें, उसके करियर, वो अपना ठीक से करियर चुन सके, इसके प्रति हमारी चिंता होनी चाहिए। लेकिन हमारा जो समाज है उसकी सबसे बड़ी चिंता है कि इसकी शादी होनी चाहिए। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि भाई ये जो पुरुष प्रधान समाज है इसमें ज़्यादातर महिलाएं जो हैं उन्हें शादी करने के लिए फोर्स किया जाता है, जबकि एजुकेशन या करियर के लिए उन्हें फोर्स नहीं किया जाता। इवन इफ़ थिंग्स आर चेंजिंग, इवन इफ़ का मतलब है भले ही, थिंग्स आर चेंजिंग कि जो सिचुएशंस हैं उनमें परिवर्तन आ रहा है, यानी कि परिस्थितियां बदल रही हैं, फिर भी परिस्थितियों के बदलने की जो रफ्तार है, पेस का मतलब है गति या फिर चाल, वो बहुत ही धीमी है। टू अचीव जेंडर इक्वलिटी, टू अचीव जेंडर इक्वलिटी, देखो ये जो टू अचीव लिखा हुआ है ना, ये क्या है आपका? ये है सिंपल इन्फिनेटिव जिसका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। टू अचीव जेंडर इक्वलिटी कि जेंडर इक्वलिटी, जेंडर समानता को प्राप्त करने के लिए फंडामेंटल चेंजेस नीड टू बी मेड। फंडामेंटल चेंजेस का मतलब हो गया आधारभूत परिवर्तन। नीड टू बी मेड टू शन, शन का मतलब है गिरा देना, है ना, त्याग देना किसी चीज़ को। ऑल स्टीरियोटाइप्स कि हर तरह के जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको त्यागने के लिए, उन्हें गिराने के लिए फंडामेंटल चेंजेस को लाने की ज़रूरत है। फंडामेंटल चेंजेस नीड टू बी मेड टू शन ऑल स्टीरियोटाइप्स कि हर तरह के स्टीरियोटाइप्स को गिराने के लिए बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल चेंजेस को लाने की ज़रूरत है। दैट से कोई वाक्य शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह, द फैक्ट दैट, यह बात कि विमेन आर मोर नर्चरिंग। देखो नर्चर का मतलब होता है किसी को विकसित होने में हेल्प करना। जैसे कोई चाइल्ड है, आप उसको नर्चर करते हो, इसका मतलब है आप उस चाइल्ड को विकसित होने में हेल्प करते हो। एंड बेटर सूटेड टू केयर फॉर अदर्स। अब देखो यह बात कि जो महिलाएं हैं उनका स्वभाव कैसा होता है? नर्चरिंग होता है। एंड बेटर सूटेड फॉर केयर फॉर अदर्स, यानी कि इस तरह की धारणा कि महिलाएं जो हैं वे दूसरों की देखभाल के लिए हैं, यानी कि वे दूसरों की देखभाल अच्छे से कर सकती हैं, ये उनका काम होना चाहिए। और ये मानना कि महिलाओं को क्या करना चाहिए? शुड डू ऑल हाउस होल्ड चॉ। चॉ का मतलब होता है यहाँ पे ये जो डोमेस्टिक वर्क होते हैं ना, आपके जो घरेलू कामकाज होते हैं उनको बोलते हैं चॉर। आर सिंपली रॉन्ग नोशन, नोशन का मतलब हो गया धारणा। तो ये जो इस तरह की धारणाएं हैं कि महिलाएं जो हैं वे दूसरों की केयर करने के लिए हैं, या फिर महिलाएं जो हैं सिर्फ उन्हें डोमेस्टिक काम करना चाहिए, इस तरह की धारणाएं जो हैं वे रॉन्ग नोशंस हैं, वे गलत धारणाएं हैं। द हैंडबुक, तो ये जो हैंडबुक सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, मे बी अ गाइड, ये हैंडबुक जो है एक गाइड की तरह काम कर सकती है। किन के लिए? फॉर जजेस एंड लॉयर्स, यानी कि जो वकील हैं और जो न्यायाधीश हैं उनके लिए ये हैंडबुक एक गाइड की तरह काम कर सकती है। बट इट कुड ऑल्सो बी अ कैटलिस्ट, लेकिन ये जो हैंडबुक है, ये कुड यहाँ पे आया है पॉसिबिलिटी के लिए। कैटलिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था उत्प्रेरक। कैटलिस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, समवन या समथिंग दैट प्रोमोट्स समथिंग, यानी कि जो किसी चीज़ के घटित होने का कारण बनता है, उसे हम बोलते हैं कैटलिस्ट। तो ये जो हैंडबुक है, ये हैंडबुक जजेस और लॉयर्स की तो हेल्प कर ही सकती है, लेकिन साथ ही साथ ये जो हैंडबुक है ये एक कैटलिस्ट का काम कर सकती है बदलाव लाने के लिए। राइट डाउन टू द
सोसाइटल लेवल। अब देखो, राइट डाउन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इवन इंक्लूडिंग द, यानी कि आप क्या कर रहे हो, बहुत ही छोटे स्तर तक के, बिल्कुल नीचे तक आप जाने का प्रयास कर रहे हो। इसका मतलब है इवन इंक्लूडिंग द अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स और पीपल, यानी कि सबको इंक्लूड करते हुए, है ना, यानी कि समाज के बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंचते हुए, ये कहना चाह रहे हो आप। जैसा आपने कहा कि भाई ये स्कीम है और ये इट विल हेल्प राइट डाउन टू द सोसाइटल लेवल, यानी कि समाज के जो कई लेवल हैं, हर लेवल तक ये स्कीम पहुंचेगी और लोगों की हेल्प करेगी। तो यही आप ये कहना चाह रहे हो यहाँ पे कि ये हैंडबुक जो है वो जजेस के लिए और लॉयर्स के लिए तो हेल्पफुल हो ही सकती है, लेकिन ये जो हैंडबुक है ये एक कैटलिस्ट का काम कर सकती है। ये हैंडबुक जो है बदलाव लाने का काम कर सकती है, और ये बदलाव कहाँ तक पहुँचा सकती है? समाज के जो बिल्कुल डाउन लेवल तक ये हैंडबुक बदलाव लाने में एक कैटलिस्ट की भूमिका निभा सकती है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।